जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम पटेल MPIQ के डेली संवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल और आज पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साथियों, यह स्वतंत्रता दिवस हम इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे अनेकों महिलाओं, किसानों, जवानों, नेताओं और क्रांतिवीरों की देश के प्रति समर्पित निष्ठा रही है। इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान देश को समर्पित किया। और ये साथियों, ये जो लोग थे, ये सभी लोग भिन्न भिन्न जातियों, संप्रदायों, पंथों और क्षेत्रों से आते थे, लेकिन जब बात देश की आती थी तो ये सभी एकजुट दिखते थे। ये सभी एकजुट दिखते थे और हम देखते हैं कि हमें कहीं भी इनमें विभेदता देखने को नहीं मिलती, हमें कहीं भी इनमें भेद देखने को नहीं मिलता। तो साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी थी हमारी विविधता से परिपूर्ण देश की भावना, ऐसी थी हमारी स्वतंत्रता, जो कि पूरी तरह से विविधता से परिपूर्ण थी। साथियों, बाद में इन्हीं सब बलिदानों को स्मरण करते हुए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जो आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी न केवल सुरक्षित और सुदृढ़ है, बल्कि प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। साथियों, एक ऐसा लोकतंत्र जो आज पूरे विश्व में गुरु की भूमिका में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सभी जानते हैं, आज की डेट में लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लोकतंत्र बहुत उल्लेखनीय हो जाता है तब जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं उनमें कैसे लोकतंत्र दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है, कैसे लोकतंत्र की दर में वहाँ पर गिरावट आ रही है। तो इसलिए ऐसे परिदृश्य में हमारा लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथियों, हमने लोकतंत्र के दम पर न केवल हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि पूरे विश्व में हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में भी उभर रहे हैं। और साथियों, जब भारत देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब हम पूरी दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो है विकसित भारत। तो निश्चित तौर पर हम प्रगति करते हुए और एक सबल पक्ष लेते हुए लोकतंत्र का हम देखेंगे कि आने वाले समय में हम बहुत जल्द विकसित राष्ट्र की भूमिका में भी होंगे। और साथियों, यह पूरा परिदृश्य, यह पूरा घटनाक्रम इस प्राचीन भूखंड को दुनिया में वैश्विक पटल पर न केवल स्थापित करेगा, बल्कि भारत को उसका समुचित स्थान भी दिलाएगा। तो साथियों, इन्हीं सब आशाओं और कामनाओं के साथ डेली संवाद प्रोग्राम की टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। आज का जो आर्टिकल है साथियों, हमने दैनिक जागरण से लिया है। और आज के एडिटोरियल में बताया गया है कि कैसे भारत ने स्वतंत्रता से लेकर आज तक की यात्रा की है। तो हम दशकीय कालों में इस पूरे कालखंड को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे 1947 के क्या थी भारत की स्थिति 1947 में, और कैसे हमने आज तक की यात्रा की है। यहाँ पे बता दें साथियों कि विकसित भारत की जो हमारी कल्पना है और विकसित भारत की जो हमारी सीढ़ी है, वो तो हमने 1947 में ही चढ़ दी थी, जब हमने 1947 में स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। तो आज उन्हीं सब बातों को लेकर है हमारा आर्टिकल। आज हम समझते हैं कि कैसे दशकीय वृद्धि हमने की है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, और आज 2024 तक की यात्रा को हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जहाँ पिछली सदी की शुरुआत में, जब 19वीं सदी की जब शुरुआत थी,
तो जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, वहीं अब 21वीं सदी के इस दशक में आप देखेंगे कि हम कैसे विकसित राष्ट्र की ओर उभर रहे हैं। और साथियों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब हम अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे तो उस टाइम पे तो मात्र हमारी आबादी 40 करोड़ थी, लेकिन आप देख सकते हैं आज दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है और आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। और ऐसी स्थिति में तो विकसित राष्ट्र बनना हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती तो समझ में नहीं आती है। तो आने वाले 100 वर्षों में आने वाले 100 वर्षों में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा देश जमखम से लगा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि कैसे भारत ने साल दर साल महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। और अब हम मना रहे हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस, और वैश्विक स्तर पर वे कौन सी उपलब्धियां हैं जिनमें भारत ने एक अनोखी छाप छोड़ी है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1947 से 1957, तो 1947 से जब हम 1957 के काल को देखते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना हुई थी। और इसमें हम देखेंगे कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था उस टाइम पे वो था कृषि, विज्ञान, बुनियादी ढांचे और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक रणनीतियां बनाना, साथ ही साथ कार्य योजना तैयार करना। और 1951 में जब पहली बार पंचवर्षीय योजना जब प्रस्तुत की गई तो वहाँ पर हमारा पूरा फोकस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधानों पर रहा। और आगे हम देखते हैं कि हमने 11 प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधानों की उस टाइम पे पहचान भी की। तो हमने 11 प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की उस समय पहचान की। फिर हमने ये कंप्लीट किया 1947 से 1957। अब हम देखते हैं कि 1957 से 1967, तो जैसा इसमें लिखा है हरित क्रांति का बिगुल, बिल्कुल 1957 से 1967 के बीच में भारत में हरित क्रांति का बिगुल बजा। साथियों, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में उस समय खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित कर पाने में हम पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। हमारा पूरा फोकस था भिन्न भिन्न अनुसंधानों को आगे बढ़ाते हुए और खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए। तो इस पूरे घटनाक्रम में हरित क्रांति एक मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ पे साबित हुआ। और हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो कृषि थी उस टाइम पे वो प्राचीन तकनीकी पर आधारित थी। तो हरित क्रांति के लिए अब कृषि के लिए हमें बहुत ज़रूरी था कि हम एक नई प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन, फसल चक्र और विभिन्न पैटर्नों के साथ ही साथ नई जो अनुसंधान है वो कृषि में करते हुए हम हरित क्रांति लेकर आए। और हरित क्रांति के माध्यम से हमने न केवल खाद्यान्न की आपूर्ति की, बल्कि भारत जो कि एक प्रमुख आयातक देश हुआ करता था वो आगे चल के पूरी तरह से एक निर्यातक देश बन गया। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में न केवल हम अपने देश के लिए खाद्यान्न की पूर्ति कर पाए, बल्कि हम विदेशों के लिए भी निर्यातक की भूमिका में अब आ गए हैं। तो वही कि उत्पादन, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों के बारे में व्यापक अनुसंधान की उस टाइम पे कमी थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने कृषि अनुसंधानों को लगातार प्राथमिकता दी। और हम सभी जानते हैं 1960 का जो दशक है, 1960 का दशक हरित क्रांति का दशक कहा जाता है। अब बात करते हैं 1967 से 1977 तक भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो पहला उपग्रह है 1967 से 1977 के बीच के जो कालखंड में भेजा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 की डेट थी जब भारत ने अपना पहला स्वदेशी विकसित और स्वदेशी, जिसकी डिजाइनिंग पूरी तरह से स्वदेशी थी, ऐसा एक उपग्रह विकसित किया था जो कि भारत का पहला उपग्रह था। और इस उपग्रह की लॉन्चिंग ने ये सिद्ध कर दिया था कि कैसे हम अनुसंधान के क्षेत्र में भविष्य में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और हमारी जो लगातार अनुसंधान की प्रगति है वो भी इस आर्यभट्ट के साथ ही सुनिश्चित हो गई थी। तो वही, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, इस कालखंड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही 1969 में इसरो की जो स्थापना की गई थी वो प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधानों के लिए ही की गई थी, जिसमें इसरो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अभूतपूर्व प्रगति की है पूरे विश्व में।
19 अप्रैल 1975 को भारत के पहले उपग्रह के रूप में आर्यभट्ट का विकास किया गया और इसे उसकी लॉन्चिंग भी की गई। इसका आर्यभट्ट का जो डिजाइन है वो पूरी तरह से स्वदेशी आधारित था। अब बात करते हैं 1977 से 1987। भारत की सामरिक मिसाइल थी अग्नि। तो अग्नि की लॉन्चिंग का अब समय आ गया था और 1989 के टाइम हमने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया। अभी अग्नि मिसाइल के जो जनक हैं उनके बारे में आगे न्यूज़ है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो इस सफलता ने कैसे कि लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है अग्नि, तो उसके माध्यम से हमने भी उन्नत मिसाइल जो तकनीकी है उसको हमने प्राप्त किया। और इसमें हम देखते हैं मिसाइल के संचालन, सटीक नियंत्रण और इससे संबंधित जितनी भी क्षमताएं हैं और जो कुशलता है वो हमने प्राप्त की। अब हम बात करते हैं आगे 1997 से 2007 का जो सफ़र है वो कैसा रहा। तो हम जानते हैं कि 11 मई 1998 के बीच राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक हमने अंजाम देकर पूरे विश्व में भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। और पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है यह पूरा परीक्षण। और इसके साथ ही भारत की वैज्ञानिक कुशलता और रक्षा प्रौद्योगिकी में भी आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। हम देखते हैं 2007 से 2017। इसके बीच में हम कवर करना भूल गए। 1977 से 1987 हमने कवर किया। इसके बाद हमें कवर करना था 1987 से 1997। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास 1987 से 1997 के बीच में किया गया था, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे फ्रॉड को ट्रैक करने में, साथ ही साथ किसी गुमशुदा की तलाश करने में, इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे अभूतपूर्व परिवर्तन फिंगरप्रिंट के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की थी 1987 से 1997 के बीच में, जब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक विकसित की थी। और इसके साथ ही डीएनए की तकनीकी के साथ ही भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थापित हो गया। और इसका उपयोग जो है अपराधियों की पहचान करने में, लापता व्यक्तियों को खोजने में, पारिवारिक विवादों का निपटारा करने में, साथ ही साथ डायवर्सिटी के अध्ययन के साथ ही बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसने नए आयाम खोले। 1997 के बाद हमको आना था 1997 टू 2007। तो इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही पोखरण के राजस्थान के जैसलमेर में जो पोखरण का जो परीक्षण केंद्र है, वहाँ पर जो पोखरण सेकंड और स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो हमने वहाँ पे कार्यक्रम किए थे, तो वो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1997 से 2007 तक की। अब बात करते हैं 2007 से 2017 की। जी, चंद्रयान से स्टार्टअप तक का सफ़र। तो हम सभी जानते हैं 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। इसके बाद नवंबर 2013 में हमने अपना पहला मंगलयान मिशन भी लॉन्च किया था। और इसके बाद 2014 की आती है तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत को हासिल हुई थी, और वह यह थी कि WHO ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। तो पोलियो के नाम से जो पोलियो के नाम से विख्यात था जो देश, वो वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका था। और जैसा कि हमने बताया 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन हमने लॉन्च किया था। इसके जस्ट बाद भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया। अब चलते हैं 2007 से 2014 के बीच में। तो गगनयान से लेकर कोविड वैक्सीन तक का जो सफ़र है, अब उसके बारे में देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं भारत ने कोविड-19 के विकास में अहम भूमिका निभाई और विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया। और इस अभियान के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने न केवल अपने लोगों की कोरोना से सुरक्षा की, बल्कि हमने
टीके कोविड-19 के जो टीके थे उनको हमने विदेशों में भी उनको हमने बेचा, हमने विदेशों को भी निर्यात किया। तो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस महामारी के दौरान भारत की वो थी विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, तो जिसमें न केवल भारत ने अपनी जनता की हिफाजत की बल्कि कई देशों को भी टीके भेजे। अब बात गगनयान की करते हैं, तो गगनयान परियोजना का उद्देश्य एक ही है कि देश की अंतरिक्ष क्षमता को बढ़ाना है और देश की अंतरिक्ष क्षमता का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन करना है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो 2 मानव रहित साथ ही साथ एक मानव युक्त मिशन को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर देश की अंतरिक्ष उपलब्धि को पूरे विश्व में पूरे विश्व में विख्यात करना है, पूरे विश्व में प्रदर्शित करना है। तो ये था साथियों 1947 से लेकर 2024 तक का सफ़र। हमने जाना कि 1947 से 1957 तक क्या स्थिति थी, और हमने ये भी जाना कि 1957 से 1967 में कैसे 1960 का जो दशक है वो हरित क्रांति के लिए जाना गया। उसके बाद 1967 से 1977 हमने भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट फर्स्ट को हमने प्रक्षेपित किया, जिसका डिजाइन पूरी तरह से भारत में किया गया था, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित था। इसके बाद 1977 टू 1987 हमने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसके साथ ही 1987 से 1997 बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत को हासिल हुई, जो थी DNA फिंगरप्रिंट के माध्यम से। और इस उपलब्धि ने हमें अनेक क्षेत्रों में हमें लाभ प्रदान किया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है बायोटेक्नोलॉजी। आगे हम देखते हैं 1997 से 2007 के बीच में पोखरण का जो अनुसंधान है, पोखरण में जो परीक्षण हुआ था बहुत ही विशाल उपलब्धि थी, जिसे वैश्विक परिदृश्य में भारत जो है वो परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर आया। फिर 2007 से 2017 तक चंद्रयान से स्टार्टअप तक का जो सफ़र था वो हमने देखा कि कैसे चंद्रयान फर्स्ट वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया। वहीं 2013 में हम मंगलयान के लिए निकल पड़े, तो वहीं 2016 में हम स्टार्टअप्स खोलने के लिए स्टार्टअप्स प्रोग्राम लेकर आ गए। और 2017 से 2024 तक कोविड महामारी के दौरान भी कैसे हमने न केवल अपने लोगों को सहेजा है बल्कि पूरे विश्व को भी सहेजने का एक भरपूर प्रयास किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। जी, अभी बात इसरो की चल ही रही थी कि इसरो को पहले लॉन्च करना था EOS-8 15 अगस्त को, लेकिन एक दिन की देरी के साथ आज 16 अगस्त को इसरो ने लॉन्च किया है EOS-8, जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसरो ने यह सैटेलाइट कब लॉन्च किया है साथियों? तो आज ही के दिन 16 अगस्त 2024 को इसको लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और श्रीहरिकोटा जो कि जिला नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, और वहाँ पर स्थित है SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने लॉन्च किया है EOS सैटेलाइट। अब बात कर लेते हैं SDSC की। तो SDSC है जो साथियों वो सतीश धवन SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी अक्टूबर 1971 में हुई थी। और यह जो SDSC है साथियों, SDSC इसरो का प्रमुख परीक्षण केंद्र है। और SDSC का सितंबर वर्ष 2002 में नाम बदल कर दिया था सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका पहले जो नाम था वो था सार। तो सार जो है वो SDSC ही था। वर्ष 2002 में नाम बदलकर हमने SDSC कर दिया था। तो ये था सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में। और वर्तमान में SDSC के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो हैं A राजराजन। तो याद रखिएगा SDSC के बारे में। और SDSC की अवस्थिति क्या है?
तो साथियों यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। साथ ही यह पुलिकट झील के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये था SDSC के बारे में। अब हम चलते हैं EOS 8 के बारे में। तो EOS कौन से व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है? तो EOS जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3 है उसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है EOS 8। साथियों बता दें कि SLV D3 है, यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। तो भारत का सबसे छोटा रॉकेट है, भारत का सबसे छोटा रॉकेट, भारत का सबसे छोटा रॉकेट है SLV D3। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पर्यावरण व आपदा को लेकर सटीक जानकारी प्रदान करना। अब बात करते हैं कि EOS 8 के होंगे 3 पेलोड्स। तो पहला पेलोड है वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड जो है EOIR। तो EOIR क्या कर रहा होगा? EOIR आपदा एवं पर्यावरण निगरानी के लिए तस्वीर खींचेगा और उन्हें प्रदान करेगा। इसके बाद आता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड जो है GNSSR। यह क्या कर रहा होगा? तो यह समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा, वहीं मिट्टी की नमी का आकलन भी करेगा। साथ ही रिमोट सेंसिंग की जो क्षमता को बढ़ाएगा। तो रिमोट सेंसिंग की क्षमता को भी बढ़ाएगा, रिमोट सेंसिंग की क्षमता को भी बढ़ाएगा। आगे इसका तीसरा जो पेलोड है वो है थर्ड पेलोड। इसका तीसरा पेलोड है वो है SIC-UV पेलोड। तो SIC-UV पेलोड क्या कर रहा होगा? तो SIC-UV पेलोड गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा। तो गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा SIS-UV पेलोड। अब बात करते हैं SSLV D3 की। तो SSLV D3 भारत का सबसे छोटा रॉकेट है और इसकी ऊंचाई 34 मीटर है और इसका जो वजन है वो 500 किलोग्राम है। और 500 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को यह धरती की निचली कक्षा में प्रक्षेपित करने में सफल रहता है SSLV D3। अब बात इसरो की कर लेते हैं साथियों। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है इसरो का हेडक्वार्टर। वहीं इसके संस्थापक कौन थे साथियों इसरो के? तो विक्रम अंबालाल साराभाई। इसरो के संस्थापक थे। और इसरो के वर्तमान निदेशक कौन है? तो वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो S सोमनाथ है। और इसरो का ध्येय वाक्य कौन सा है? ध्येय वाक्य की कर लेते हैं। ध्येय वाक्य क्या है इसरो का? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये है हमारा ध्येय वाक्य इसरो का। अब आगे चलते हैं। WHO ने एमपॉक्स को घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। तो वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है एमपॉक्स को साथियों पिछले गत 2 वर्षों में 2 बार वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। तो पिछले 2 वर्षों में दूसरी बार घोषित हो चुका है
वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, और यह वर्तमान में कहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है, तो यह कांगो सहित अफ्रीका के 13 देशों में हलचल मचाए हुए है, और अभी हाल ही में WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। बात करते हैं WHO की, तो WHO के जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अधानम गैब्रेशस हैं। और एमपॉक्स की बात करते हैं तो मंकी पॉक्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं, तो मंकी पॉक्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं, और यह एक संक्रामक वायरल है। साथ ही साथ इसकी जो लक्षण हैं वो दाने निकलना, फफोले बनना, बुखार इत्यादि इसके लक्षण हैं। तो एमपॉक्स चर्चा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे चलते हैं, तो पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत नियुक्त। तो हाल ही में पी हरीश को संयुक्त राष्ट्र के नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण खबर है। और अभी क्या है साथियों कि अगले हफ्ते ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे, और संयुक्त राष्ट्र की मेज़बानी में एक वहाँ पर समिट होगी, जो होगी समिट फॉर दी फ्यूचर, उसमें शामिल होंगे। तो उसके पहले ही यह घोषणा कर दी गई है कि पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के एम्बेसडर होंगे। और जून से हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र में हमारा यह पद खाली पड़ा हुआ है, अब इस पर नियुक्ति होगी पी हरीश की, और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत होंगे। अगले महीने मोदी जी की यात्रा है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो शामिल होंगे समिट फॉर द फ्यूचर में। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है कि मलेशिया पीएम की भारत यात्रा। तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, और अनवर इब्राहिम की अगले सप्ताह भारत यात्रा होगी। और साथियों यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अनवर इब्राहिम के पहले जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके जो बयान आए थे वो कश्मीर घाटी को लेकर आए थे, साथ ही साथ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आए थे। तो ऐसे में जो तलखी है वो भारत और मलेशिया के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो जाकिर नायक है, जो कि इस्लाम धर्म का प्रचारक था, लेकिन भारत में यह आतंकवादी घोषित है, तो इसको जो शरण दे रखी है वो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो शरण स्थली है वो मलेशिया ही है। और आए दिन ऐसी खबर आती रहती हैं कि जाकिर नायक मलेशिया में इर्द गिर्द आज भी धर्म प्रचार की सभाएं करता हुआ घूम रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम की। मलेशिया की राजधानी क्या है साथियों? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। और अभी कुछ जब ये महीना स्टार्ट हुआ था तो इस महीने की स्टार्टिंग में ही वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉम मेन चिन, इनकी भी भारत यात्रा हुई थी। इसका मतलब ये है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जितने भी देश हैं वो भारत के साथ अपने प्रगाढ़ संबंध मजबूत करने की ओर अब चल पड़े हैं। कुछ ना कुछ बड़ा संकेत हमें देखने को मिलता है। अब लगातार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अब दूसरी बड़ी यात्रा है मलेशिया पीएम की। साथियों मलेशिया की बात करें तो जो साउथ चाइना जो सी है, साउथ चाइना सी, यह मलेशिया को दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। तो साउथ चाइना सी मलेशिया को दो भागों में बांटता है। अब आगे अभी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इनकी 2 वर्ष की अवधि होगी, या जब तक कि कोई अगली घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक इनकी अवधि होगी। तो याद रखना राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक नियुक्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार वाला जो हमारा पोर्शन है मेंस में, उसमें हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। पुडुचेरी की बात करते हैं साथियों। तो पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसने हाल ही में एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, और वो यह है कि पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। साथियों पुडुचेरी की जो विधानसभा है ठीक वो वैसी है जैसे कि हमारे जो दिल्ली है, दिल्ली की विधानसभा है, वहाँ पर विधायक, वहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, विधायक होंगे, मंत्रिमंडल भी होगा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा वहाँ पर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में पुडुचेरी है। अब आगे देखना होगा क्या होता है। आगे चलते हैं। तो अभी एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, वुल्फ स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, वल्चर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ट्राइबल स्टेट भी हम हैं, हम डायमंड स्टेट भी हैं। और इसके साथ ही अब जो राजस्थान है, तो राजस्थान ने एक पहल की है कि मध्य प्रदेश के जो चीता हैं और बाघ हैं उन सभी का संरक्षण हम मिलकर करेंगे। तो मध्य प्रदेश राजस्थान मिलकर करेंगे चीतों व बाघों का संरक्षण। एक्चुअली साथियों घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कुनू नेशनल पार्क है जो श्योपुर में है, तो उसमें चीते रह रहे हैं, वहाँ पर विचरण करते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि एक पवन नाम का जो चीता था वो कुनू नेशनल पार्क की सीमा को लांघकर वो राजस्थान की सीमा में चला गया। तो उसी को फिर देखते हुए यह डिसीजन राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया है और उन्होंने बाकायदा एक पत्र मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है। तो मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखकर संयुक्त प्रयास करने की बात कही है चीतों व बाघों को लेकर। और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 25 चीते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी क्लास में बताया था। इन 25 चीतों में यदि हम देखें तो जो शावक हैं और जो वयस्क हैं उन दोनों की संख्या है। वहीं पर जब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 की जब जनगणना के अनुसार देखें तो 526 बाघ होते थे, वहीं वर्तमान में अब मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। तो मध्य प्रदेश में जहां 2018 में 526 बाघ थे, वहीं अब मध्य प्रदेश में 2022 में 785 बाघ हैं। और मध्य प्रदेश में जो चीते हैं तो वयस्क चीते 13 हैं, वहीं शावक जो हैं वो 12 हैं। और ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कूनो में चीता सफारी बनेगी, और कूनो में ही ना कूनो, अब बात करते हैं श्योपुर में, तो श्योपुर में अब 2 चीता सफारी बनेगी। हमने पढ़ा था न्यूज़ में कि एक तो होगी सेसईपुरा श्योपुर में कूनो नदी के किनारे, दूसरी भी होगी विजयपुरा वाले क्षेत्र में, और ये भी कूनो नदी के किनारे श्योपुर में होगी। तो आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ अब राजस्थान भी शामिल हो गया है, राजस्थान भी शामिल होगा बाघों एवं चीतों के संरक्षण में। वर्तमान में चीतों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 13 वयस्क और 12 शावक चीते हैं। बात करते हैं साथियों जो चीतों की, तो 17 सितंबर 2022 को पीएम के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते आए थे। वहीं फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए। 12 चीते आए। और साथियों मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा घर कौन से अभ्यारण्य में होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के बाद कौन सा अभ्यारण्य होगा जहां पर चीतों को रखा जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना इसका आंसर। जी, एक नई न्यूज है कि संकट में प्रदेश के बाघ, साजिश की आशंका। एक्चुअली साथियों बांधवगढ़ में पिछले 3 वर्षों में लगातार बाघों की डेथ हुई है, और इस डेथ के पीछे जो बाघों की जो डेथ है उसके पीछे बताया जा रहा है एक बहुत बड़ी देखें तो एक बहुत बड़ी ही घटनाक्रम, एक बहुत बड़ा ही घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम पाते हैं कि कैसे इंटरनेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ भारत के अन्य राज्यों के अभ्यारण्यों में, और वो एनजीओ के रूप में काम कर रही हैं। मतलब विदेशी फंडिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पर लगातार जो बाघों की डेथ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं इस विदेशी फंडिंग का भी हाथ है। और मध्य प्रदेश ने तो इस पूरे घटनाक्रम की जाँच के लिए एक पूरी कमेटी ही गठित कर दी है, और जो जितने भी विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले जितने भी एनजीओज़ हैं उन सभी की भी तहकीकात की जा रही है। उसी पर यह महत्वपूर्ण एडिटोरियल है और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें अभी बताया गया कि राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो 3 वर्षों में 34 बाघों की डेथ हो गई। और साथियों जब 10 बाघों की डेथ हो गई तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की जो टीम है उसने यहाँ ये भी नहीं मतलब यह भी ठीक नहीं समझा कि आगे जो हमारे बाघ हैं उनकी जो लगातार डेथ हो रही थी उनके बारे में भी उनकी भी पोस्टमार्टम किया जाए। तो 10 बाघों की डेथ के बाद बांधवगढ़ प्रबंधन ने तो बाघों की पोस्टमार्टम की जो क्रियाविधि है उसको ही रोक दिया था।
कैसे आप देख सकते हैं। और फिर देखेंगे आगे तो ये बताया गया कि जो आपसी संघर्ष है उससे बाघों की डेथ हो गई, लेकिन जब रियलिटी में देखते हैं तो बाघों की डेथ का जो संबंध है वो आपसी संघर्ष नहीं था, बल्कि एक पूरी रची हुई प्रक्रिया के माध्यम से बाघों की डेथ हुई है और उनका जो है विदेशी फंडिंग के माध्यम से उनकी लगातार डेथ हो रही है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये सब घटनाएं हो रही हैं और न जाने कितने अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में ऐसा चल रहा होगा। आगे चलते हैं जी। एक खुशखबरी है कि भारत में अब हो चुकी हैं 85 रामसर साइट्स। और मध्य प्रदेश के लिए भी एक बहुत ही खुशखबरी से भरी हुई खबर है कि मध्य प्रदेश में अब हो चुकी हैं 5 रामसर साइट्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं 5 रामसर साइट्स, जहां मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट थी भोज वेटलैंड, जिसे वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और भोज वेटलैंड का जो निर्माण है साथियों, वो परमारकालीन महान शासक राजा भोज के द्वारा किया गया था। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण साइट जो हमारी है वो है शंख सागर। तो शंख सागर झील जो कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में अवस्थित है। तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की जो रामसर साइट है वो है शंख सागर झील, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। और यहाँ पर माधव नेशनल पार्क में मनिहार नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। और इस जो शंख सागर झील है इसका जो निर्माण किया था वो माधवराव सिंधिया ने किया था। तो दूसरी महत्वपूर्ण साइट हमारी थी शंख सागर झील। वहीं बात करते हैं शंख सागर झील को कब रामसर साइट घोषित किया गया था साथियों, तो शंख सागर झील को 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट घोषित किया गया था। वहीं बात करते हैं हमारी तीसरी रामसर साइट, तो वो है सिरपुर तालाब, जिसे 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट घोषित किया गया था। और सिरपुर तालाब इंदौर में स्थित है और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसे विशेष पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन पक्षी आता है जो है फ्लेमिंगो। तो तीसरी महत्वपूर्ण साइट है हमारी सिरपुर तालाब, जो कि 3 अगस्त 2022 को घोषित की गई थी। वहीं चौथी महत्वपूर्ण हमारी रामसर साइट के बारे में बात करते हैं तो वो है यशवंत सागर, जो कि इंदौर में है। और इसी सागर से ही इंदौर को जल की आपूर्ति भी होती है। और इसको 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट घोषित किया गया था। और अब 5वीं हमारी रामसर साइट बन चुकी है वो है तवा जलाशय। आज हम बात करेंगे तवा जलाशय के बारे में। वहीं भारत की जब बात करते हैं साथियों, तो भारत में अब टोटल बढ़कर हो चुकी हैं रामसर साइट की जो संख्या है वो 85 हो गई। भारत की जो पहली रामसर साइट थी तो वो थी चिल्का लेक, साथ ही साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। अब भारत में 85 रामसर साइट हो चुकी हैं। हाल ही में तमिलनाडु की 2 और साइट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। और वहीं पर मैं बताना चाहूँगा भारत की सबसे जो छोटी वेटलैंड है वो है रोनिका, हिमाचल प्रदेश। वहीं भारत की सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। और मध्य प्रदेश के भारत के 2 महत्वपूर्ण स्थल भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं रामसर साइट के बारे में। तो भारत में रामसर आर्द्रभूमि नेटवर्क का हुआ है विस्तार। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे हैं भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। तो अभी भारत में रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई है। और अब अभी हाल ही में तमिलनाडु से 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। वो कौन से हैं? तो एक है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और दूसरा है कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, इन दोनों को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि तवा जलाशय को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और तवा जलाशय मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट है। वहीं भारत की 85वें नंबर की रामसर साइट है। और भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 85। भारतीय रामसर स्थलों की सूची में 3 नई आर्द्रभूमि शामिल हो चुकी है। और भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत तमिलनाडु से 2 नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, वहीं काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश से तवा जलाशय मध्य प्रदेश। भारतीय रामसर स्थलों की सूची में 3 नई आर्द्रभूमि शामिल। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का
जो उदाहरण पेश करती हैं और कुल संख्या हमारे पास अब 85 हो चुकी है। तो भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल अब जो हो चुका है वो हो चुका है 1358068 हेक्टेयर। अब बात करते हैं तवा जलाशय की। तवा जलाशय साथियों मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। और तवा जलाशय का निर्माण कैसे हुआ है, तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी है तवा नदी। तो तवा नदी पर तवा बांध बनाकर तवा जलाशय का निर्माण किया गया है। और हाल ही में तवा जलाशय को ही मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो वहीं पूरे भारत की 85वीं रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। अब जानते हैं तवा जलाशय के बारे में। तो अवस्थिति नर्मदापुरम जिले के इटारसी में तवा नदी पर बने बांध के कारण निर्माण प्रारंभ इसका 1958 में हुआ था। वहीं पूरा जो है वो 1978 में हुआ था। यह भारत की 85 नंबर की व मध्य प्रदेश की 5वें नंबर की रामसर साइट है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है साथियों वो लगभग 20,000 हेक्टेयर है। और यहाँ पर वन्य जीवों के लिए पेयजल और साथ ही लाखों प्रवासी पक्षियों का यह निवास स्थल है, आवास स्थल है। अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल का निधन हो चुका है साथियों। राम नारायण अग्रवाल हमारे बीच में नहीं रहे। अभी मैं उपलब्धि आपको गिना रहा था, जब हम दशकीय कालखंड के रूप में उपलब्धि गिन रहे थे तो हमने 1989 की जब हमने बात की थी तो हमने अग्नि मिसाइल के परीक्षण को लेकर बात की थी। अग्नि मिसाइल जो कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसके बारे में हमने बात की थी। तो उसी के जो जनक हैं वो थे राम नारायण अग्रवाल। उनका हाल ही में निधन हो चुका है साथियों। रामनारायण अग्रवाल जी को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अग्नि मिसाइल के जनक रामनारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो चुका है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में इनकी अहम भूमिका थी। वर्ष 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2000 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैन पोर्टेबल स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। जी, वजन इसका 14.5 किलोग्राम होगा। अब कंधे पर रखकर भी हम एंटी गाइडेड मिसाइल को दाग सकेंगे। लंबाई इसकी 4.3 फीट होगी। और राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से इसका हाल ही में इसका परीक्षण किया जा चुका है और यह DRDO द्वारा विकसित है। बात कर लेते हैं साथियों DRDO की। DRDO इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी साथियों? 1958 में। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है वलश्य मूलम। इसका ध्येय वाक्य है स्ट्रेंथ्स origin is in science। और इसके अभी निदेशक कौन है? कामत साहब इसके निदेशक हैं। SV कामत, समीर कामत। तो ये था DRDO। जी, जगदम्बिका पाल होंगे वक्फ बिल पर गठित JPC के अध्यक्ष। साथियों, वक्फ के बारे में, वक्फ क्या होता है? तो वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है। और वक्फ किसे कहा जाता है? तो जब खुदा के नाम पर या इस्लाम के नाम पर जब कोई संपत्ति अर्पित कर दी जाती है या दान में दे दी जाती है तो ऐसी जो संपत्ति होती है उसे हम वक्फ संपत्ति कहते हैं। और वक्फ संपत्ति के अंतर्गत चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्ति आती हैं। और ऐसी संपत्ति के संरक्षण का, नियंत्रण का, निर्देशन का और प्रबंधन का जो कार्य होता है वो वक्फ बोर्ड का होता है। भारत में वक्फ बोर्ड की जो संख्या है वो 30 है साथियों। और वक्फ बोर्ड से संबंधित
जो विधेयक है वो हाल ही में हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू द्वारा यह लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इस पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ था और इसके बहुत सारे प्रावधानों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति के साथ ही इस बिल को अब जेपीसी को सौंप दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो अभी जगदम्बिका पाल जी को नियुक्त किया गया है और यह ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, उन्होंने ही इनकी नियुक्ति की है। जगदम्बिका पाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लगातार 4 बार भाजपा के विधायक हैं। साथियों, इनकी छवि ऐसी है राजनीति में कि इनके सभी दलों से अच्छे संबंध माने जाते हैं। इसी के चलते इनको जगदम्बिका पाल जी को वक्फ बोर्ड बिल पर गठित जेपीसी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से 4थी बार सांसद, और यह जो समिति है जेपीसी वह 31 सदस्यीय समिति होगी और इसमें लोकसभा के जो सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे 21 सदस्य, वहीं राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। तो जेपीसी में टोटल सदस्य होंगे 31। जी साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं हाल ही में हमने टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बना लिया है। तो अब आपको कार्यक्रम से संबंधित डेली जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है डेली संवाद प्रोग्राम, और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर न केवल डीएसपी प्रोग्राम से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि आने वाले एमपीपीएससी की जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी और आने वाले जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होगी वो सभी डेली संवाद प्रोग्राम में आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आप सभी डेली संवाद प्रोग्राम के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, वहीं पर आपको इस प्रोग्राम की डेली पीडीएफ भी आपको अपडेट की जाएगी। ये था साथियों आज का हमारा सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। तो इसी कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद साथियों।